नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने जो इंडेक्स वगैरह था, रिपोर्ट्स वगैरह, उनके बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहला टॉपिक है वो है चौथा भारत अमेरिका 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के बारे में है। 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका या यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक। ठीक है, पोटोमैक रिवर के किनारे है। वहीं पर चौथा भारत अमेरिका 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें आप जानते हैं कि किसी भी देश की ओर से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया की ओर से कौन? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहीं अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसमें दोनों पक्षों ने एक निसार सैटेलाइट के डेवलपमेंट पर संतोष व्यक्त किया, क्योंकि ये जो निसार सैटेलाइट है नासा और इंडिया इन दोनों के द्वारा मिल करके बनाया जा रहा है, जो हमारा इसरो है उसके द्वारा, और इसको 2023 में लॉन्च करने का प्लान है। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक ये रडार सिस्टम है जो कि जलवायु संकट से निपटने के लिए आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। जो बिम्स्टेक देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया हो ही गया, इंडिया के अलावा नेपाल, फिर यहाँ भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, और यहाँ पर आप नीचे एक देखेंगे श्रीलंका। तो जो सार्क कंट्रीज़ हैं, सार्क में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी हैं, तो इन दोनों को हटा दीजिए। इन दोनों को हटाने के बाद इधर से आप देखेंगे जो म्यांमार और थाईलैंड है, साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है, इनको इसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है बिम्स्टेक। ठीक है, तो सार्क इस समय काफ़ी कमज़ोर है, विफल है, और सार्क के विकल्प के रूप में इंडिया जो है वो बिम्स्टेक का अब इस्तेमाल कर रहा है, इसको और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेररिज्म की पॉलिसी है उससे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब है, और सार्क की सफलता काफ़ी हद तक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, और चूँकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है बिम्स्टेक में, तो इसके सफलता की उम्मीद जो है वो ज़्यादा है। तो अभी पाँचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ 30 मार्च 2022 को। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। नाम से ही लग रहा है कि मल्टी सेक्टोरल किस में? जैसे कि टेक्निकल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये कई क्षेत्रों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए संगठन बनाया गया है, और श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता किया। ये वर्चुअली हुआ है, ध्यान रखना। श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता किया है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। थीम क्या था? थीम था एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ठीक है, इसमें 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता, पारस्परिक राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग, और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना हेतु प्रबंध पत्र। ठीक है, और ध्यान रखना बिम्स्टेक अब का जो अध्यक्ष होगा बिम्स्टेक का, वो थाईलैंड होगा, क्योंकि श्रीलंका की जो अध्यक्षता का टाइम था वो ख़त्म हो गया। 2018 से लेकर के 2022 तक श्रीलंका बिम्स्टेक का अध्यक्ष था। मेंबर नेशन हमने देख लिया, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7 7 नेशन इसमें शामिल है। नेक्स्ट है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। देखिए क्वाड, ये हैं क्वाड के मेंबर्स। जब इन पर्सन मतलब कि व्यक्तिगत रूप से सभी क्वाड के जो लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। एक वर्चुअली हुआ था मार्च 2021 में। मार्च 2021 में क्वाड लीडर्स का जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, और यहाँ पर 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में व्यक्तिगत उपस्थिति, मतलब चारों लोग जो थे वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो इस क्रम में ये पहला क्वाड शिखर सम्मेलन था इन पर्सन। और क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसमें कितने देश हैं? तो नाम से ही लग रहा है क्वाड्रिलैटरल, मतलब 4 है, 4 देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। इसमें कौन कौन शामिल है यहाँ देख सकते हैं। जब ये सम्मेलन हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। 18 फरवरी 2022 को इंडिया यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें यह जो शिखर सम्मेलन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मध्य आयोजित हुआ। इंडिया और यूएई के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और इसमें जो शीर्षक टाइटल था वो क्या है आप देख सकते हैं। एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट भी जारी किया गया। उसका टाइटल क्या था? टाइटल था भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे नए मील के पत्थर। इस टाइटल से एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया और एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है 2022 में और यूएई की स्थापना का भी 50 वर्ष पूरा हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है सीपा, CEPA। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में। सीपा से क्या होगा, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और इससे व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। सीपा ध्यान रखना है, इसमें इसको 88 दिन के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप दे करके साइन किया गया है। 1 मई 2022 से लागू भी हो चुका है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे 90% प्रोडक्ट है ना वो यूएई में जा कर के शुल्क मुक्त होंगे, उन पर शुल्क नहीं लगेगा, जिससे उनकी कीमत क्या होगी, अन्य जो राष्ट्र के प्रोडक्ट होंगे उनकी अपेक्षा कम होंगे, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। इंडिया का अभी हाल ही में सेंट्रल एशिया के साथ मध्य एशिया के जो 5 राष्ट्र हैं उनके साथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत की मेज़बानी में संपन्न हुआ है। कौन कौन लोग थे इसमें, तो कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों के राष्ट्रपति और हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये सम्मेलन हुआ और ये जो सम्मेलन है इंडिया और इन मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30वीं वर्षगांठ, क्योंकि 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके बाद ही ये नेशन का उदय होता है और उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 30 साल हो रहे हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के राजनयिक संबंधों की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा हाँ, जो अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन होगा वो 2024 में होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। ये इंडिया और रसिया के बीच में एनुअल समिट होता है, हर साल होता है, वार्षिक है। तो इस साल भी 6 दिसंबर 2021 को हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया आए हुए थे और इस सम्मेलन के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। टाइटल क्या था? भारत रूस शांति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए भागीदारी। इसमें ढेर सारे समझौते थे, जिसमें हमने पहले भी बात किया था कि 6 लाख जो AK-203 है उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाई जाएंगी। इंडिया और रसिया दोनों मिल करके बनाएंगे। इसके अलावा 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग का भी आयोजन किया गया। दोनों तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए। तो हम क्वाड नेशंस के साथ तो कर ही रहे हैं 2+2 डायलॉग। रसिया भी एक देश ऐसा बन गया है जिसके साथ हम 2+2 डायलॉग का आयोजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या शॉर्ट में हम COP26 भी बोलते हैं। तो जो COP26 है वो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चला। कहाँ पर? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड किसके अंतर्गत आता है? यूके के अंतर्गत। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 का आयोजन किया गया, इटली की साझेदारी में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा। ध्यान रखना, नाम आलोक शर्मा है लेकिन ये भारतीय मूल के हैं और लेकिन नागरिकता कहाँ की है? ब्रिटेन के। ठीक है, तो COP26 के ये अध्यक्ष थे और भारत की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने बताया कि इंडिया कैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काम कर रहा है और उन्होंने पंचामृत दिया। पंचामृत में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला मतलब पंचामृत का मतलब 5 प्रतिबद्धताएँ। पहला कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, मतलब गैर जीवाश्म ऊर्जा से हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे। सेकेंड पॉइंट,
2030 तक हम अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतों को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे। नेक्स्ट है 2030 तक हम जो कार्बन इंटेंसिटी है हमारी इकोनॉमी की उसको 45% से भी कम ले आएंगे। नेक्स्ट है जो 2030 तक जितना अनुमानित है कार्बन का एमिशन उसको हम 1 बिलियन टन कम करेंगे। और लास्ट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करना। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये है और आपको किसी ने 10 रुपये दिए और फिर 10 रुपये ले लिए, तो आपके पास कितने बचे? 100 ही तो हैं। सेम यही प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट में अभी 100 यूनिट है CO2, तो कोई भी देश अगर प्रगति करेगा तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा ही होगा। लेकिन अगर वो राष्ट्र मान लीजिए 100 यूनिट वातावरण में है, इंडिया के इन्वायरमेंट में मान लीजिए है 50 यूनिट इंडिया CO2 एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, लेकिन अन्य प्रोसेस से 50 यूनिट CO2 का हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो जो इंडिया का इन्वायरमेंट है उसमें CO2 की मात्रा 100 ही तो बनी रहेगी ना। ठीक है, इसे ही कहते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट। ठीक है, मतलब कि जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना ही क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो पेड़ लगा करके या कोई भी तरीके से। यहाँ तक ठीक है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर कुछ राष्ट्रों ने मिल करके आइरिस को लॉन्च किया। आइरिस क्या है? यूके, भारत मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस, इनके द्वारा मिल करके आइरिस लॉन्च किया गया। आइरिस मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा? जो आइलैंड्स स्टेट्स हैं, क्योंकि जो समुद्र का वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, तो बढ़ने से फिर जो द्वीपीय राष्ट्र हैं उन्हें सबसे ज़्यादा चुनौती उत्पन्न होगी उनके सामने। तो इनके लिए ऐसा इंफ्रा डेवलप किया जाए जो ग्लोबल वार्मिंग आदि के प्रति क्या हो? रेजिलियंट हो। इसी के लिए आइरिस बनाया गया है। CDRI आप जानते ही हैं, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रा, ये भारत के नेतृत्व में ये संगठन चलाया गया है। इसी के द्वारा आइरिस को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। एक चीज़ देख सकते हैं, ग्लोबल मीथेन प्लेस के बारे में है। COP26 के दौरान ही अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य भागीदारों के द्वारा ग्लोबल मीथेन प्लेस को भी लॉन्च किया गया। इसका पर्पस क्या है? जो वैश्विक मीथेन उत्सर्जन है उसमें कटौती करना, मीथेन के उत्सर्जन में कटौती करना। और इसमें जो शामिल देश होंगे वो क्या करेंगे? जो 2020 का स्तर है उसकी तुलना में 2030 तक जो मीथेन उत्सर्जन है उसमें न्यूनतम 30% की कटौती करेंगे। ठीक है, इसमें स्तर क्या माना जाएगा? 2020 का स्तर, और 2030 तक में 30% की मीथेन उत्सर्जन की कटौती करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, भारत, चीन और रूस ये इसमें शामिल नहीं है। इंडिया, चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? 30 से 31 अक्टूबर 2021 को। ये मेंस में भी आया था, UPPCS का जो 2021 का मेंस हुआ है उसमें। 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में G20 का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इटली की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। थीम क्या था? थीम था पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और फोकस क्षेत्र तो ढेर सारे हैं, इसमें देख सकते हैं। हमारे ओर से हमारे देश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और यह 8वां अवसर रहा जब प्राइम मिनिस्टर ने G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी किया। इसमें कुछ और ख़ास बात यहाँ पर देखिए, 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो इंडोनेशिया की मेज़बानी में बाली में होगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है 2023 में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये पहली बार होगा कि इंडिया G20 की अध्यक्षता करेगा 2023 में, मतलब अगले साल। नेक्स्ट है चौथी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा। ये हुआ है वर्चुअली 18 से 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा का आयोजन किया गया। आईएसए आप जानते हैं, आईएसए की जो स्थापना है वो COP21 जब पेरिस शिखर सम्मेलन 2015 में हुआ था तब जाकर के आईएसए की स्थापना किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिल करके। पर्पस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। जो आईएसए की पहली सभा, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। 2 से 5 अक्टूबर 2018 को इसका नोएडा में पहली सभा हुई थी
और इसके बाद दिल्ली में हुई दूसरी 2019 में। 2020 में वर्चुअल हुई, ठीक है, अक्टूबर में। और जो चौथी सभा है वो अभी हुई है वर्चुअल ही। तो दो आप देख सकते हैं, पहली हुई ग्रेटर नोएडा, दूसरी दिल्ली, तीसरी हुई वर्चुअल और चौथी भी हुई वर्चुअल। क्लियर? और इसमें कोई ख़ास बात और नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ISA और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि ब्रिटिश एरा में ही फिक्की की स्थापना हुई थी। इन दोनों के द्वारा मिल करके पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इसमें कई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लोग भी शामिल थे, जैसे कि स्टैनली विटिंगम और बर्नार्ड पिक्काई, ये सोलर इम्पल्स फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ये भी, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है 21वां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन, 21वां SCO सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ? दुशांबे, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है, दुशांबे में इसका आयोजन किया गया, हाइब्रिड रूप में हुआ था। कब? सितंबर 2021 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी हैं, इन्होंने वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। SCO का जो शिखर सम्मेलन है ये हाइब्रिड रूप में हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल के आई थी। इसमें बात ये थी कि 8 मेंबर तो इसके है ही हैं, ईरान को भी SCO में शामिल करने की बात कही गई है। तो अब फाइनली SCO के जो मेंबर हैं वो 9 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 8 मेंबर कौन कौन है? तो इंडिया, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जब आप सेंट्रल एशिया देखेंगे तो उसमें एक देश छूट जाता है, तुर्कमेनिस्तान। तो जो SCO है उसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, बाकी तो सेंट्रल एशिया के 4 देश शामिल ही हैं। इंडिया, पाकिस्तान तो है ही है, और इसमें 2 और इंक्लूड कर दीजिए, चाइना और रसिया, सब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और तीसरा अवसर है जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत के द्वारा की गई। इससे पहले गोवा में हुआ था, और ठीक है, गोवा में इसकी अध्यक्षता या शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस बार की थीम क्या रही है? केंद्रीय विषय तो ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। क्लियर? 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना और इसकी 15वीं वर्षगांठ भी है, तो इसीलिए इसका नाम रखा। थीम देखेंगे तो आप ब्रिक्स एट 15 लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कुछ और ख़ास बात नहीं, तो PT के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 6ठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2021। ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है ये व्लादिवोस्टॉक में, रसिया में। व्लादिवोस्टॉक कहाँ पर है? ये रूस का एक शहर है। तो यहाँ पर पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रही है? वार्ता के बिंदु, नई अर्थव्यवस्था, क्या बदलता है और क्या वही रहता है। ठीक है, ये वार्ता का मुख्य बिंदु था, और इसमें और भी चीज़ों को शामिल किया गया था। थीम यहाँ पर दिया गया। थीम ये है कि परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर, द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार ईस्ट इन ए वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका थीम रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन, जून 2021 में G7 हुआ, UK की अध्यक्षता में। कहाँ पर? कार्बिस बे कार्नवाल में UK में हुआ है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? बिल्ड बैक बेटर। क्या था? बिल्ड बैक बेटर। और इसमें 4 जो राष्ट्र हैं वो गेस्ट के तौर पर भी शामिल किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 वाले PCS में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, 4 देशों को गेस्ट के तौर पे शामिल किया गया था। ठीक है, क्योंकि इंडिया तो G7 का मेंबर तो है नहीं, और तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इनको गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में इनवाइट किया गया था।
और इसमें ध्यान रखना एक 15% ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स पर सहमति बन रही है कि जो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन पर क्या लगाया जाए, मिनिमम 15% टैक्स लगाया जाए। क्योंकि कई बार ये ऐसा करती हैं, कानून का जो लूप होल होता है उसका फ़ायदा उठा करके ये कंपनियां जीरो टैक्सेबल इनकम दिखा देती हैं और फाइनली कोई टैक्स नहीं देती हैं। लेकिन दुनिया के राष्ट्र अगर सहमत होंगी तो अगर ये जीरो टैक्सेबल इनकम दिखाएंगी तब भी उन पर उनकी अर्निंग का 15% उन्हें देना ही पड़ेगा। ध्यान रखना ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए होगा, ठीक है। और इसमें एक चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी अनावरण किया गया, ठीक है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके और पूरी दुनिया में इंफ्रा के लिए फाइनेंस किया जा सके। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन का। फिलीपींस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति चुनाव के बाद अभी मैंने इसको अपडेट थोड़ा सा कर लिया। इसमें क्या हुआ कि जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं उन्होंने अपना शपथ ले लिया। अब फिलीपींस के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ 2022 में, तो इमैनुअल मैक्रोन ने इन्होंने जीत हासिल किया। और किसको हराया इन्होंने, तो इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी मैरीन ले पेन को हराया। नेक्स्ट है पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा अविश्वास प्रस्ताव के कारण, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर होने वाले इमरान जो है वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। और जनरली तो पाकिस्तान में तो आर्मी ही सत्ता पलट देती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा संसद की गरिमा का इन्होंने ध्यान रखा। नेशनल असेंबली बोलते हैं वहाँ पर संसद को, ठीक। और फाइनली फिर जो गठबंधन के समर्थन से मुस्लिम लीग, जो कि नवाज शरीफ वाली पार्टी है, उसके अध्यक्ष शहबाज शरीफ, इन्होंने ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट है कोस्टारिका राष्ट्रपति चुनाव। कोस्टारिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। कोस्टारिका, पनामा, आप वहाँ देखेंगे ना, छोटे देश हैं। तो यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में रोड्रिगो चाव्स ने जीत हासिल किया कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुनाव में। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो यहाँ पर कौन बना राष्ट्रपति, सरदार बर्दी मुहामेदोव। तो सरदार भी ध्यान रखेंगे तब भी बन जाएगा। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने, सरदार बने, बस इतना ही ध्यान रख लो। नेक्स्ट है हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव। तो कैटलिन नोवाक ये देश की नई राष्ट्रपति बनी है, कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और वहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट बने हैं यून सुक योल ये बने हैं राष्ट्रपति चुनाव। नेक्स्ट है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो स्वीडन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो है मैग्डेलेना एंडरसन। नेक्स्ट है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। होंडुरास की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, सियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट है जापान में चुनाव हुआ और फाइनली फ्यूमियो किशिदा इन्होंने चुनाव जीता था। नेक्स्ट बात करें बारबाडोस में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बारबाडोस के बारे में हमने पहले बात किया था कि वहाँ से ब्रिटिश जो शासन था वो ख़त्म हो गया और फाइनली सेंड्रा मेशन को राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कनाडा में चुनाव हुआ। तो कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने जीत हासिल किया और फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बने और इसमें 17 सीटें जो है वो भारतीय मूल के लोगों ने जीती। मोरक्को में संसदीय चुनाव हुआ। मोरक्को में आप देख सकते हैं अजीज़ अखनौच की पार्टी ने जीत हासिल किया और इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया 15 अगस्त 2021 को और अब अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो तो भाग गए, तो तख्ता पलट हो गया पूरी तरीके से। और अफ़गानिस्तान की जो सरकार के प्रमुख बने फिर कौन बना, मोहम्मद हसन अखुंद। तो उसके बाद से अब जो अफ़गानिस्तान है उसकी प्रगति जो है वो विपरीत गामी हो चुकी है। देख रहे होंगे आप, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, वहाँ पर महिलाओं के ऊपर बैन लगाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव। जाम्बिया में राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ और इन्होंने कौन जीता यहाँ पर, तो इनका नाम क्या है, यहाँ देखिए होकेंडे हिचिलेमा इन्होंने राष्ट्रपति
पद का चुनाव जीत लिया है, हकांडे हिचिलेमा जाम्बिया में। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो ईरान में जो है इब्राहिम रईसी, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, जो पहले थे हसन रूहानी उनकी जगह पर। नेक्स्ट है इथोपिया में चुनाव हुआ और इथोपिया में अबी अहमद, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी पार्टी के हैं अबी अहमद, इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में। चक्रवात आसानी अभी आया था 8 मई 2022 को। चक्रवात क्या होता है? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, इसके सेंटर में लो प्रेशर होता है, बाहर की ओर जाएंगे तो हाई प्रेशर होगा, ठीक है। नॉर्थ अगर हेमिस्फीयर में देखेंगे, नदर्न में, उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। और इसका जो आई होता है वहाँ पर मौसम बिल्कुल शांत होता है, बाहर की ओर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक। तो हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है और कोरियोलिस बल के कारण ये क्या होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये जो चक्रवात है आसानी, इसका ये कहाँ पर टकराया था, लैंडफॉल कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, और मछलीपट्टनम और नरसापुर के बीच में हुआ था लैंडफॉल। नाम किसने रखा है आसानी? तो श्रीलंका के द्वारा ये रखा गया है। दिसंबर में जवाद आया था और जवाद नाम किसने रखा था? सऊदी अरब ने रखा था। नेक्स्ट है ताल ज्वालामुखी, ये फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी, अभी इसमें विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो लोकेशन बस आपको ध्यान रखना है, ताल ज्वालामुखी विस्फोट, ये कहाँ पर? फिलीपींस। चक्रवात इमनाती, चक्रवात जो इमनाती है इससे कौन प्रभावित रहा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर आप देखेंगे तो जो अफ्रीका का मैप है यहाँ पर आपको मिलेगा मेडागास्कर, इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। टोंगा एक प्रशांत महासागर में, आपको ओशिनिया वाला जो द्वीप समूह है ढेर सारे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, वहाँ पर टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इतना ज़्यादा भयंकर विस्फोट था ये कि इससे कहते हैं कि जो पनामा कैनाल है ना वो पूरी भर सकती है, इतने ज़्यादा इसमें से पत्थर निकले हैं। टोंगा के पास वहाँ देखेंगे समुद्र के अंदर स्थित हुंगा हपाई हुंगा टोंगा नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? हुंगा हपाई हुंगा टोंगा, ठीक है। इसमें विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया। पेरू में 6000 बैरल कच्चा तेल का रिसाव हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ा था? आपातकाल लगाना पड़ गया था। नेक्स्ट है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का जो जावा प्रांत है वहाँ पर है माउंट सेमेरू, तो ध्यान रखना ये माउंट सेमेरू, और इसको द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइफून ड्राई। टाइफून ड्राई जो है वो फिलीपींस के तट से टकराया। आप जानते हैं कि जो चक्रवात है उसके नाम अलग अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास उसे विली विली कहते हैं, जापान, चाइना और फिलीपींस, यहाँ पर इसको इधर साइड में टाइफून, और इंडियन ओशन में आएंगे तो यहाँ पर इसको चक्रवात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है माउंट एसो ज्वालामुखी। माउंट एसो ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? जापान के क्यूशू द्वीप पर। क्यूशू हमने देखा था, होकैडो होन्शु शिकोकू क्यूशू, वहाँ पर। नेक्स्ट है फुकुटोकू ओकानोबा ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? जापान में। फुकुटोकू ओकानोबा ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है माउंट मेरापी, ये भी इंडोनेशिया में, ये जावा द्वीप पर है, इसमें भी विस्फोट हुआ था। अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट। अलास्का में कुछ ज्वालामुखी हैं जैसे कि पावलोफ है, ग्रेट सिटकन है, अपलेशियन है, यहाँ पर सेमी सोपोचनॉय, ये ज्वालामुखी शामिल है। यहाँ पर ये घटना देखने को मिली थी। 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है चक्रवात गुलाब। 2021 में आया था गुलाब चक्रवात, पूर्वी तट पर आया था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये सब प्रभावित थे। और गुलाब नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने रखा था। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। इसको डिज़ाइन किया गया है IIT रुड़की और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा। तुर्की में सी नॉट ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ने वाला जो तुर्की का मरमरा सी है, वहाँ पर सी नॉट का प्रकोप देखा गया था। सी नॉट क्या होता है? ये कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। एल्गी वगैरह की वजह से यहाँ पर एक झाग युक्त परत बन गई थी, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, एक बड़ा सेक्शन था हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।